हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा के संचयन पुस्तक से सपनों के से दिन पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बट्टों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। यहाँ पर लेखक ने अपने साथ खेलने वाले मित्रों की जो उनका गेटअप है, उनके अपीयरेंस है, उसकी चर्चा करते हुए लिख रहे हैं कि हम सभी बच्चों के खेलने का जो अपीयरेंस था सभी करीब करीब एक जैसे थे। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्ची, टूटे बटनों वाले कई जगह, जैसे बच्चे जो होते हैं जिन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती वो कैसे दिख रहे हैं, उनका गेटअप कैसा है, वो केवल खेलने में मस्त होते हैं। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। और खेलने के दौरान बहुत बार उन्हें उनकी घुटनों में चोट लग जाती है, फिर भी वो उतना केयर नहीं लेते हैं, है ना। और उनके जो कपड़े हैं जो पहले से ही फटे हैं वो और ज़्यादा फट जाते हैं। धूल भरे कई जगहों से छिले पाँव, पिंडलियों या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि जब हम बच्चे इस तरह से जब घर पहुंचते तो माता पिता उनको सिंपैथी शो करने के बदले उनकी पिटाई करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो हरकत जो उन्होंने वे करते हैं या जो खेल शरारत करते हैं जिसके कारण उनकी यह दशा हुई है। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। तो लेखक अपने बचपन का जो है अनुभव जो है इस पाठ में शेयर कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जब बच्चे इस तरह की स्थिति में घर पहुँचते और किसी किसी के माता पिता जो है बहुत ही गुस्सैल थे तो वो उनकी बुरी तरह से पिटाई कर देते और फिर बच्चों पर इसका कोई असर नहीं और फिर वो दूसरे दिन उसी तरह खेलने निकल जाते, फिर उसी तरह चोट लगाते। तो उस समय लेखक स्वयं एक बच्चे थे, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि बच्चे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जब बड़े होकर एक स्कूल अध्यापक होने के नाते उन्होंने बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा, ट्रेनिंग की, तब उन्हें पता चला कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवार के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। और लेखक बोल रहे हैं कि वहाँ पर आसपास जो भी उनके रहने वाले थे वो उन्हीं के लाइक वर्ग के लोग थे, उन्हीं के जैसा रहन सहन था लोगों का और वे आसपास के गांवों से आकर यहाँ बसे हुए थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी और सबका मतलब नेचर भी है वो मोर और लेस सेम ही था। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे। जो कभी गए थे पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनमें पढ़ने का कोई रुचि नहीं था और समहाउ और लिया दे यूज टू गो स्कूल और उसके बाद वो अपना बैग जो है किसी तालाब नदी में फेंक आए और फिर वो स्कूल नहीं गए। नहीं माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा, इवन उनके पेरेंट्स भी जो है उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। यहाँ तक कि परचूनिए आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते थे। परचून वाले या जो आढ़तिये वाले जो भी थे, जो खाता का जो हिसाब वगैरह रखते हैं वो भी उस चीज़ का ध्यान नहीं देते। ओके, और उन्हें भी लगता कि यह कोई खास ज़रूरी चीज़ नहीं है। और कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर साहब जी हमने इसे तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़कर दुकान पर बहियाँ देखने लगेगा। और वो बोलते कि मतलब उसको बस कैलकुलेशन जो है पंजाबी में मतलब हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि को लंडे बोला जाता है। तो वहाँ पे वो लेखक जो बोल रहा है कि हमें ज़्यादा क्या कराना, बट मेरे बच्चों को केवल कैलकुलेशन आना चाहिए ताकि वो काम कर सके। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ भी अभी तक अलिफ बे जिम ते की जिम च भी सीख नहीं पाया और वहाँ जब जाएगा तो कुछ दिन में ही जो कैलकुलेशन का है और ये सब वो सीख जाएगा। और अभी तक स्कूल जाने पे जो बेसिक लेटर्स है वो भी नहीं सीख पाया है। ऐसा उनके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल अध्यापक से बोलते हैं।
यहाँ से हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। मोस्टली जो थे वह राजस्थान या हरियाणा से बिलोंग करते थे और वहाँ व्यापार या दुकानदार के सिलसिले में ही यहाँ आकर बस गए थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनमें कुछ शब्द हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते, क्योंकि सभी बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। उनकी भाषा अलग थी, उनके बोलने का तरीका अलग था, तो कभी कभी वे सुनकर हंस देते थे, लेकिन उन्हें कम्युनिकेशन करने में कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति के अनुसार एक खंडन दे दिन चार कैसे कब बीत गए। हमने में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता था। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे, ठीक है। और सभी बच्चों को लगता था कि पढ़ाई जो है एक बहुत बड़ा मुसीबत है, उन्हें बंद कर दिया जाता है कमरे में पढ़ने के लिए। और सभी बच्चे जो जैसे भी थे, कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था, लेकिन काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने के कारण यही है सॉरी यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। और बचपन की जो बातें हैं वहाँ उस समय हम हर चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं। हमारे मानसिक ये पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है, कुछ हम बहुत गहरी सोच में हमारी परेशानियाँ नहीं होती, तो हर चीज़ों को हम इंजॉय करते हैं। तो लेखक भी उसी वे में बोल रहे हैं कि बचपन में अधिक हरी और घास जो है अधिक हरी और फूलों के सुगंध अधिक मनमोहक लगते थे। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते थे, उनके नीम के पत्ते जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। मतलब लेखक अपने स्मृति के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें वह स्मृति कितना कितना हद तक याद है, ठीक है। अपने बचपन की बात बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वह बोल रहे हैं कि अभी भी आइज़ क्लोज करके वह उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी खुशबू को उसे छू कर, ठीक है। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिन्हें गुलाब, गेंदा, मोतिया के दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। और उसमें जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में गार्डनिंग करता है ना, उसी तरह उस समय भी उनके विद्यालय में गार्डनिंग हुआ करता था और उसमें तरह तरह के गुलाब, मैरीगोल्ड और तरह तरह के फूल खिले रहते थे। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। और बच्चों का मन कैसा होता है, उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, तो वो जो है जब भी वॉचमैन से नज़र बचा के फूल तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ और स्टिल लेखक बोल रहे हैं कि वो फूलों की जो खुशबू जैसी आती थी आज भी मैं उसे फील कर पाता हूँ। परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या करता था, पर यह उनके स्मृति पटल में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि तोड़ने के बाद उसकी खुशबू लेने के बाद मैं क्या करता था। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम भी स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते। बकरी के मेमनों मतलब बकरी के बच्चों को मेमना बोला जाता है। तो जैसे वो हरी हरी घास और फूल जो है वो खा जाती हैं, हो सकता हम उन छोटे बच्चों जब हम छोटे थे तो हमें भी इस बात का एहसास नहीं था कि किसे खाना चाहिए किसे नहीं, तो हो सकता है कि वो कोमल फूल हम भी खा जाया करते होंगे। जब अगली श्रेणी में दाखिला होते तो एक तो और तो कुछ बड़े सयाने होने का एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियां किताबों से जाने कैसी ब्यास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। और जब वो नेक्स्ट क्लास में जाते तो उन्हें एक एक्साइटमेंट भी होता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब इस ग्रेड में आ गया हूँ। लेकिन उसकी दूसरी तरफ ही उन्हें बहुत मोनोटोनस, बहुत सैडनेस लगता था, क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नए बुक्स खरीद सके, तो उन्हें पुरानी किताब कॉपियों से ही काम चलाना पड़ता था। और उसमें एक अजीब तरह का स्मेल आता था जो उन्हें बहुत ही मतलब पढ़ाई के प्रति कोई आकर्षण जो है नहीं देता था। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टी शुरू हो जाया करती। और पहले जैसे स्कूल जब सेशन शुरू होता है तो जैसे सपोज अप्रैल में सेशन शुरू हुआ, कुछ पढ़ाई हुई और मई में फिर गर्मियों की छुट्टी लग जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था, ठीक है।
पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल-कूद हुआ करती है। अब जैसे छुट्टियाँ लगी बच्चों की, तो उन्हें तो सबसे पहले क्या उनका मेन अट्रैक्शन क्या है कि खूब मज़े करेंगे, है ना? तो पहले जो है वो गर्मी छुट्टियों में होमवर्क भी मिलता था। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते और जैसे छोटे बच्चे जो है अपने नानी घर छुट्टियों में चले जाते, तो मैं भी चला जाता था। वहाँ नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा-सा पिछड़ा गाँव था। नानी से जो जी में आता माँग कर खाने लगता। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। नॉर्मली गाँव के बच्चे जो है उनका जो है एपेटाइट जो है बहुत स्ट्रांग होता है, वो ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन जो शहरी बच्चे रहते हैं उनकी एक्टिविटी उतनी नहीं होती, तो वो उतना खा नहीं पाते। तो जब ये नानी के घर जाते और जब ये कम खाते हैं, बहुत ही सलीके से बात करते, तो नानी को बड़ा अच्छा लगता। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहते और वो अपने जो उनके जो ग्रैंडसन होते उनको ही बोलते कि इन्हीं की तरह बातें करना सीखो, इन्हीं की तरह खाना खाना सीखो। जिस तरह ननिहाल न जा पाते और उस साल भी अपने घर में थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते और जब सपोज़ जिस साल उन्हें मौका नहीं मिलता नानी घर जाने का, तो इनके घर के पास जो है तालाब, वहीं पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली टील पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। मतलब आप इन शब्दों से, इन वाक्यों से आप समझ सकते थे कि बचपन जो है वो क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार के गंदे होने का भय या धूल लगने का हो या टैन होने का, जिन्हें किसी प्रकार की कोई फ़िक्र नहीं होती और वो बेफ़िक्र मज़े किया करते हैं। ठीक है? गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊँची जगह से तालाब में छलांग लगा देते और वो लगातार जो है रिपिटेशन तालाब में जाना, फिर निकलना, फिर बालू में उसी तरह लौटना और फिर वापस जाना। रेत को गंदीले पानी में साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ-पाँव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, परंतु 1-2 को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे नदी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। और आप सोच सकते थे कितना वो डेंजरस होता होगा, क्योंकि बच्चों को तैरना नहीं आता था, फिर भी वो गहरे पानी में चले जाते थे और बाद में वो भैंस की जो सींग है, मतलब बफेलो का जो हॉर्न है, उसके पकड़कर वो बाहर आने के आते थे। उन्हें ढांढस बंधाते, मतलब उनको थोड़ा सा कंसोल करते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते और कभी-कभी होता ना, पानी में आप डाइव मारे और मुंह में आपका पानी मुंह में चला गया, जिसके कारण आपको कॉफिंग आने हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। लेकिन बच्चे हैं ना, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है और वो बहुत ही जज्बे के साथ जाते और फिर वापस आते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते और जैसे जैसे आपके पास सपोज 40 दिन 30 दिन की जो भी छुट्टियां, तो बच्चे दे स्टार्ट काउंटिंग। पहले दिन डर बढ़ता चला जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। अब उन्हें लग रहा है कि अब छुट्टियां खत्म होने वाली है ना। मास्टर ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होगा उसका हिसाब लगाने लगते और जो उनको होमवर्क मिला उसका कैलकुलेशन करने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। हिसाब के मास्टर मतलब मैथ्स के जो टीचर है, वो कम से कम 200 सम से नीचे नहीं देते। मन में तो हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकले तो 20 दिन में पूरे हो जाएं। उन्हें लगता है कि अगर पर डे 10 क्वेश्चन करेंगे तो 20 डेज में 200 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। मतलब बिगनिंग में ऐसा कैलकुलेशन करते, तब तक 1 मंथ अभी छुट्टियां हैं, तो माइंड में बहुत रिलक्टेंट है कि अभी तो बहुत समय है। एक एक दिन गिनते और 10 दिन खेलकूद में बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता और जैसे जैसे समय जो है वो घट रहा है, वैसे वैसे बच्चों में पिटाई का होने का भी डर उन्हें लगा, क्योंकि उस समय जो स्कूल होते थे वहाँ बच्चों की पिटाइयाँ भी होती थी। परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हो। और अपने मन को संतावना देने के लिए बच्चे क्या कहते कि 10 के बदले अब हम डेली 15-15 क्वेश्चन किया करेंगे। जब ऐसा हिसाब लगाते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। और आप जैसे होता है आज का काम कल करेंगे और कल का काम परसों, बच्चों का माइंड वैसा ही रहता, तो वो आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे ऐसे छुट्टियां जो है बिल्कुल निकल जाती। दिन बहुत छोटे लगने लगते और ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत छोटे हो गए हैं। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में ही छिप जाता हो और ऐसा लग रहा है कि आफ्टरनून में ही जैसे सनसेट हो गया हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टर की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते और कुछ बच्चों को लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर क्या करेंगे, पिटाई करेंगे, तो पिटाई जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है पूरा होमवर्क करने के। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। और लेखक जो है वो पिटाई से बहुत डरते थे, लेकिन बाद में जब उन्हें होमवर्क करने का मन नहीं होता तो उन्हें भी लगता कि बाकी जैसे बहादुरी के साथ
साथ पिटाई को सह लेंगे, मैं भी वैसा कर सकता हूँ। ऐसा समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। और उस समय एक बच्चे था क्लास में, जैसे आपके भी क्लास में एक होता ना मॉनिटर या थोड़ा रॉब वाला बच्चा जिसमें बहुत ये हो बॉसी टाइप का, तो हम उनकी क्लास में भी एक बच्चा था जिसका नाम ओमा था। हम सभी उसके बारे में सोचते हमारे से उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे, और कोई भी बिल्कुल ही वॉज वेरी एक्सेप्शनल। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी, मतलब बाई अपीयरेंस, बाई हैबिट, एवरीथिंग ही वॉज एक्सेप्शनल। हांडी जितना बड़ा सिर, मतलब उसका जो हेड था वो काफ़ी बड़ा था। उसके ठिगने चार बालिशत के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। और उसकी हाइट बहुत कम थी, तो ऐसा लगता है कि उसका जो बॉडी वो बिल्ली का हो, और उसका जो हेड जो है वो उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि बिल्ली के हेड सिर पर कोई तरबूज रख दिया हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरियों के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। मतलब आप देख सकते हैं कि लेखक ने उस बच्चे का किस तरह से यहाँ पर जो है मतलब उसका व्याख्या किया है कि आपको पढ़ते पढ़ते हंसी आ जाएगी। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं बल्कि सिर से किया करता, और जब भी किसी बात पे लड़ाई होती तो अपने हाथ पांव नहीं चलाता, अपने तरबूज जैसे सिर का इस्तेमाल करता। ठीक है। और जब सांड की भांति फुफकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उसे दुगने तिगुने शरीर वाला लड़का भी पीड़ा से चिल्लाने लगता। और उसका सिर वो अपने सिर से ही अटैक करता था। तो लगातार जैसे सिर से मारने से क्या होता था कि जो बहुत बच्चे ताकतवर भी रहते थे वो भी चिल्लाने लगते थे। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। पसली मतलब रिब्स, ऐसा नहीं, मतलब उन्हें लगता था कि कहीं किसी का जो ये जो चेस्ट में रिब्स होता कहीं वही नहीं टूट जाए। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा था, और उसका जो अटैक था सिर से उन्होंने उसका नाम भी रख दिया था जिसका नाम रेल बम्बा था। रेल के कोयले के चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। और रेल बम्बा उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि जो कोयले वाले जो रेल होता है, रेलगाड़ी, उसी की भांति जो है उसका इंजन जैसे बहुत बड़ा होता, उसी तरह इसका सिर भी काफ़ी बड़ा था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे और अंग्रेज़ी के अक्षर एच की भांति बने थे। और उन्होंने, लेखक अपने स्कूल के बारे में बतला रहे हैं कि उनके स्कूल में मात्र 9 क्लासेस थी, और वो जो क्लास का जो डिज़ाइन था वो एच की तरह था। पैसे देख सकते हैं कि दोनों तरफ से क्लासेस थी और बीच में थोड़ा पैसेज था। इट लुक्स लाइक एच। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। उनके प्रिंसिपल का नाम मदन मोहन शर्मा था, जिनका कमरा जो है वह दाईं ओर था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। चिक मतलब एक आप बोल सकते हैं एक टैग लटका हुआ रहता था। स्कूल के प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। जब आप असेंबली में खड़े होते हैं तो किस तरह से आप हाइट वाइज खड़े होते हैं और बहुत ही सलीके से बिल्कुल ये प्रेयर के समय लगते हैं, तो वो प्रिंसिपल असेंबली के समय बाहर आते थे, जो सभी बच्चे को देखकर उन्हें बड़ी खुशी होती थी। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे, और अगर आपको याद होगा तो आपके टीचर्स आपके पीछे खड़े होते हैं देखने के लिए कि जो लास्ट में बच्चा खड़ा है कहीं कोई शरारत ना करे। केवल मास्टर प्रीतम चंद यानी पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े ये सब यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। और उसी स्कूल में एक टीचर था जिनका नाम प्रीतम चंद था। वो पीटी टीचर थे, और जो फिज़िकल एजुकेशन, जो फिज़िकल ट्रेनिंग देते हैं उस चीज़ के टीचर थे। तो वो हमेशा पीछे खड़े रहते थे और वो देखते रहते थे कि कौन सा लड़का जो है वह लाइन में बिल्कुल सही से नहीं खड़ा है। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। एंड ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट वाले जो बच्चे वो बहुत ध्यान रखते थे कि दे शुड स्टैंड बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि बीच वाले तो उतना नज़र आते नहीं थे। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता कि आगे पीछे लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। आप 1 हैंड डिस्टेंस लेते हैं ना जब असेंबली बनाते हैं। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, और उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। मतलब ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता तो 5 से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते। अब अगर आपको अपने स्कूल के दिन अगर आपको याद हैं, तो आप जब असेंबली में लगते हैं तो बहुत बार होता है ना, आपको इचिंग होने लगता है या पैर से आप खुजली कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी करने पर जो प्रीतम चंद से वो बिल्कुल अटैक कर देते थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे और खाल खींचने के मुहावरों को प्रत्यक्ष करवा देते। खाल खींचना मतलब बिल्कुल पूरी तरह से पिटाई करना। तो वह इस मुहावरे को बिल्कुल चरितार्थ कर देते थे, सत्य कर देते थे, जिसके कारण बच्चे बहुत इनसे डरा करते
थे। परंतु हेड मास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। और जो प्रिंसिपल थे, ही वॉज वेरी कूल माइंडेड, वेरी काइंड। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे, और जो प्रिंसिपल थे 5th और 8th ग्रेड में, वो इंग्लिश लिया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। मतलब ही वॉज वेरी कूल, और किसी बच्चे ने उन्हें पिटाई करते हुए देखा ही न था। चमड़ी उधेड़ना और हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारी सरकारी मिडिल स्कूल का नाम हो। ठीक है, अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंख झपकाते और अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक एक चपत हमारी गाल पर मार देते। मतलब जब हेड मास्टर साहब को बहुत गुस्सा आता तो क्या करते, बहुत जल्दी जल्दी अपनी आइज़ ब्लिंक करने लगते और उल्टे हाथ से, जैसे है ना ऐसे, वो चपत लगा दिया करते थे। मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हुए हंस देते, और बच्चों को भी लगता था कि वो बहुत ही प्यार से ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें डर और रुलाई आने के बदले वो हंसने लगते थे। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 में आया करती थी। और लेखक ने उस चपत को एक नमकीन पापड़ी से उसकी तुलना की है कि जैसे वह नमकीन पापड़ी उन्हें बहुत टेस्टी यम्मी लगती थी, जो उस समय केवल 2 पैसे में आया करती थी, बिल्कुल वैसे ही हेड मास्टर के द्वारा लगाई गई चपत लगती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाए, और लेखक ने बिल्कुल साफ लिख दिया है कि उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। और बोल रहे हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग टिल 4th ग्रेड, जब सभी बच्चे मतलब कुछ बच्चों को छोड़कर जो थोड़ा सा सही थे, बाकी हम सभी रो रो कर ही स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता, और कभी कभी लेखक को स्कूल जो है थोड़ा ठीक लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़वा कर 1 2 3 कहते, तो झंडियां ऊपर नीचे बाएं दाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाते झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाएं अभ्यास किया रहते थे। अगर आप कभी स्काउट्स के बच्चों को देखेंगे तो वो बिल्कुल यहाँ पे गले में एक रुमाल टाइप का वो बांधे रहते हैं, और उनका एक यूनिफॉर्म होता है। तो वैसे यूनिफॉर्म में उन्हें बड़ा अच्छा लगता, परेड करने में उन्हें लगता कि बिल्कुल वो एक फ़ौज का एक बंदा हो। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते शाबाश। और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब बच्चे अच्छे से परफॉर्म करते थे तो उन्हें रिमार्क्स भी देते थे शाबाश बोल के। विल बिगिन अगेन 1 2 3 एंड 2 1 ऐसे करके वो इंग्लिश में बोलते थे। उनकी एक शाबाश ऐसी लगती जैसे हमने किसी फ़ौज में सभी तमगे जीत लिए हों। और बिल्कुल ये टीचर जो है वो ऐसा नहीं कि जब देखो तब प्रेस कर रहे हैं, वैसा टीचर तो वो थे नहीं। तो वो जब बहुत ही एक्सेप्शनली किसी को बोलते थे वेल डन और वेरी गुड, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें मेडल मिल गया हो। कभी यही ना, ये एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुडो यानी गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगते। मतलब टीचर्स जो क्लास में है ना आपके करेक्शन रिमार्क्स देते हैं गुड वेरी गुड, लेकिन सारी टीचर्स की तुलना में जब ये गुड बोलते थे, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशल हुआ करता था। क्योंकि ये जो प्रीतम चंद थे वो सबको ऐसे नहीं बोलते थे गुड, बहुत एक्सेप्शनली ही बोलते थे। कभी ऐसा भी लगता कि कई सालों की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी, और उनको ऐसा लगता था कि उनके डिसिप्लिन में उनके जैसा चलने वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। और बोलते हैं ना सती गुरु यानी सतगुरु के बारे में बोल रहे हैं कि उनके भय से ही उनके प्रति प्रेम की भावना जाग जाती है। उसी तरह पीटी मास्टर साहब जो थे प्रीतम चंद, उनके भय से भी उनके प्रति उनका एक प्रेम जाग गया था। और यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती, और लगातार वो बहुत जब गुस्सा करते और अचानक से एक दिन वो बोलते कि वेल डन या शाबाश, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़ लोग थे, मतलब बहुत रिच फैमिली के थे।
उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहता। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का जो है नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी और यदि नई किताबें लानी पड़ती तो तब तो 1-2 रुपये में आ जाया करती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कहानी कितनी पुरानी है। बुक्स केवल 1 और 2 रुपीज़ में ही आ जाया करती थी। और नाउ यू कैन कंपेयर द कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड ऑल। तो लेखक बोल रहे हैं कि उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही उनके घर वालों को इतना पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन हेडमास्टर जो है वह एक जगह पढ़ाने जाया करते थे और वो लोग बहुत रिच लोग थे। तो उनका बच्चा लेखक से 1-2 क्लास सीनियर था, तो उनकी पुरानी पुस्तकें हर साल जो है वह जो प्रिंसिपल है वो ले आया करते थे इनके लिए। तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वो बुक प्रिंसिपल सर नहीं लाते तो हो सकता है मेरी जो पढ़ाई है वो 3rd-4th में ही आकर छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था और यही कारण था कि उन्हें हर साल पुरानी किताबें मिल जाती थी, इसलिए भी उनकी पढ़ाई जारी रही। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपया साल भर में खर्च होता था। पूरे साल में 1 to 2 रुपीज़ दे आर जस्ट स्पेंडिंग ऑन पेंसिल है, पेंसिल रखने का जो या इंक है, ये सब का। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन आज जब हम 1 रुपये का जो वैल्यू है, इट्स नॉट लाइक दैट 1 रुपये बहुत उस समय कॉस्टली, बट 1 रुपये का बहुत वैल्यू हुआ करता था। 1 रुपये में 1 सेर घी आ जाया करती थी और 2 रुपये की एक मंच यानी 40 सेर गंदम। इसी कारण हम खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि 5 केजी जो घी है वो 1 या 2 रुपये में आ जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो पैसा का क्या वैल्यू था। हमारे 2 परिवार में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा। आज के समय अगर हम आज के वक्त का अगर हम लोग कंपेयर करें तो आजकल तो 10 रुपीज़ में एक अच्छा चॉकलेट भी नहीं मिलता, राइट। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। और लेखक जो है पता नहीं, बुक से आप कभी नोटिस किए होंगे तो एक स्मेल टाइप की आती है, तो उन्हें नई बुक्स और पुरानी पुस्तक से जो एक स्मेल आती थी जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती थी। इसका ठीक ठाक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितना भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए न होते, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। तो उनके डर का उन्होंने मतलब जब ऑब्ज़र्व किया कि क्या कारण था, मैं क्यों पढ़ना नहीं चाहता था, तो उन्हें लगा कि जो टीचर लोग बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे जिसके कारण, और उन्हें पुरानी बुक्स मिला करती थी पढ़ने के लिए, तो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। और जैसे बहुत सारे टीचर्स कैसे है कि वो 7th-8th भी लेते, हायर क्लासेस भी लेते, तो कुछ तो उन्हें पुराने टीचर्स ही मिल जाते थे, तो उन्हें पता रहता था कि उनका नेचर कैसा है, वो मारने में कैसे, तो वो पहले से ही डरे रहते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते जैसे हम हरफन मौला हो गए हों, ठीक है। और कुछ टीचर्स जो है 1 साल में ऐसा उनको लगता कि अब तो मैंने बहुत पढ़ा दिया, अब तो मेरा बच्चा बिल्कुल टैलेंटेड हो गया होगा, बहुत ही मतलब पारंगत, एकदम एक्सपर्ट। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने की तय को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। मतलब उनके माइंड में टीचर के द्वारा मार पिटाई करना वो इतना ज़्यादा बुरी तरह से उनके बालमन को प्रभावित कर चुका था कि वो विद्यालय के प्रांगण प्रीमाइसेस में घुसते के साथ ही और उसके पहले का जो वे था जहाँ पर जो झाड़ी जो लगे हुए थे, उसके पास आते ही वो बहुत उदास हो जाया करते थे कि फिर से स्कूल जाना पड़ रहा, फिर से वही चीज़ होगा, फिर हमें टीचर्स डांटेंगे, लाइक दैट। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था।
मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विशल से मार्च कराया करते थे। और एकमात्र उनका स्कूल जाने का इंटरेस्ट केवल प्रीतम चंद सर थे, क्योंकि वो स्काउट्स के लिए जब परेड कराते थे तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण आदमी हो, फौज का कोई सिपाही हो। तो इस तरह से बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहानी कब की है। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी का टाइम था और उस समय हमारी नाभा रियासत का जो राजा था उसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था। विलायत मतलब अब्रॉड में, बाहर में, वो उनका बेटा पढ़ रहा था। इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी, क्योंकि वहाँ पर कोई तत्कालीन राजा नहीं था, तो वहाँ पे अंग्रेजों की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था कि फोर्सफुली वो अपने आर्मी में लोगों को जॉब करा सके। लोगों की फ़ौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। अब जैसे एडवर्टीज़मेंट के लिए, जैसे अभी तो हम टीवी है, रेडियो, बहुत सारा मीडिया है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो वो गोरे लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, कुछ लोगों को ड्रामा के लिए अपने साथ लाते थे। वे रात को खुले मैदान में सामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख, आराम, बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स दे आर गोइंग टू गेट। अगर वो आर्मी के ये में आ गए और वहाँ अगर ज्वाइन कर लिए तो उन्हें कौन कौन सा फैसिलिटी मिलेगा। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे जैसे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते, भर्ती हो जा रे रंगरूटा, भर्ती हो जा रे, अठे मिलेंगे टूटे लीतर, उठे मिलेंगे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूटा, अठे पहन से फटे पुरान, उठे मिलेंगे सूट। तो इस तरह से वो गाना गाकर उन्हें मोटिवेट करने का कोशिश करते थे कि अगर वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको प्रॉपर बूट मिलेगा, बहुत अच्छा शूज़ मिलेगा, बहुत सूट बूट आपको कपड़े मिलेंगे। यहाँ तो फटे पुराने कपड़े पहनते हो, वहाँ तुमको हर तरह का फैसिलिटी, हर तरह का आराम मिलेगा। इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने साथ कुछ लोग को लेकर आते थे जो लोगों को मोटिवेट करे, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो इंग्लिश में बोलेंगे और वो समझेंगे, इसीलिए वो उनकी ही भाषा में उन्हें गीत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूटा। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाते और कुछ लोग जो है सही में मोटिवेट हो जाते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं, और कभी कभी लेखक बोलते कि हमें भी उसी तरह का फीलिंग आता। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबे मतलब सॉक्स को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता कि हम भी फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। मतलब वो जो टीचर प्रीतम चंद जो पीटी सर थे, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द स्कूल आवर, वो हंसते भी नहीं थे। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी और चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। मतलब वहाँ पे लेखक ने उनके अपीयरेंस को इस तरह से बताया है कि वो अपीयरेंस वाइज और प्लस उनका बिहेवियर बहुत ही डेंजरस था। ही वॉज शॉर्ट हाइटेड और उनका दुबला पतला शरीर था लेकिन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, और उनके चेहरे पर चिकन पॉक्स का दाग था। उनकी आंखें जो थी वह बाज यानी ईगल की तरह तेज थी, वो बहुत बारीकी से देख लिया करते थे। और वो जो शूज़ भी पहनते थे वे चौड़े पंजों वाले चमड़े के, और वो सब कुछ देखने में बड़ा ही बच्चों को डरावना लगता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी थी, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगर आपने कभी हॉर्स कार्ट पर चढ़ा होगा तो ये घोड़े के पैर के नीचे एक लोहे का एक लगा रहता है, एक नेल टाइप का, जो घोड़े के चलने पर वो टक 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 की आवाज़ आती है। लाइक दैट उनके जूते में भी वैसा लगा हुआ था, तो दूर से ही पता चल जाता था कि वो आ रहे हैं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुर्रियों और कीलों के निशान वहाँ पर दिखाई देते। मतलब कहीं पर भी चलने पे कैसे उसका फुट मार्क आ जाना। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भरकम बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कभी मोच तक नहीं आती थी। और स्टूडेंट्स जो है वो टीचर को बहुत ही ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमेशा ऑब्जर्व करते थे कि इतना भारी बूट ये पहनने के बावजूद उनके नी में किसी प्रकार का कभी कोई स्प्रेन नहीं आया था।
और उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूट की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। और घर आकर बच्चे भी टीचर्स को इमिटेट करने के लिए कोशिश करते और बोलते कि मम्मी मुझे खरीद दो उसी तरह का बूट। तो मम्मी बोलती नहीं नहीं, ये बहुत हेवी होते हैं, अगर तुम वैसे बूट पहनोगे तो तुम्हारा जो है नी में जो है वह स्प्रेन आ जाएगा। और मास्टर प्रीतमचंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उनका मारपीट था। हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगे थे। अब उन्होंने लेखक जो है गुरुदयाल सिंह जो है वह यहाँ पर एक किस्सा यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि क्या कारण था कि वो उनसे डरते तो थे ही और उनके मन में उनके प्रति नफरत भी आ गई थी। कौन सी ऐसी घटना हुई थी, आइए देखते हैं। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, ठीक है, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेज़ी से भी मुश्किल था, है ना। तो उर्दू जो है उसकी लिपि जो है वह फ़ारसी है, तो थर्ड तक उन्होंने समहाउ अच्छे से पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ते थे, एक सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतमचंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को दे दिया। एक वीक पढ़ाने के बाद उस टीचर ने उन्हें सब बच्चों को शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जुबानी सुनेंगे। जुबानी मतलब वबली सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। अब सभी बच्चों का तो मेमोरी पावर इतना अच्छा होता नहीं, तो कुछ बच्चे याद कर लिए और कुछ बच्चे नहीं कर पाए। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा गया तो एक भी लड़का न सुना पाया, ठीक है। तभी मास्टर जी गुर्राए और सभी कान पकड़ो, जैसे है ना जब सजा देते हैं, है ना, पनिशमेंट देते हैं, तो बोले सबको एवरीवन हैज़ टू होल्ड देयर ईयर्स। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। और पहले के ज़माने में वो मुर्गा बनाते थे, मतलब आपको जो कान जो है डायरेक्टली नहीं पकड़ना बल्कि अपने अपने कानों को दोनों घुटनों के अंदर से लाकर तब पकड़ना है और आपको उसी पोजीशन में बैठना है। तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल, ठीक है, इसे मुर्गा बनाना ऐसे कहा जाता था। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकाल कर कान पकड़े तो वह गुस्से से, यानी मतलब जब पनिशमेंट दिया तो मतलब बैक इट शुड बी अप, पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। और ऐसा करने से क्या होता था, लेग में जो मतलब ऐसा लगता बर्निंग सेंसेशन शुरू हो गया। मेरे जैसे कमज़ोर टांगों के थकने के से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे, ठीक है। और यहाँ पनिशमेंट मिल रहा था। बाय द टाइम प्रिंसिपल जो है, जो स्कूल के जो प्रधानाध्यापक थे, वो अपने केबिन में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल से डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। मतलब जिस समय उन्हें पनिशमेंट दिया जा रहा था उस समय स्कूल के ईस्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वो ही वेंट टू मीट द डॉक्टर कपलास। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। और ऐसे ही जैसे हमने चर्चा कर लिया है कि वो प्रिंसिपल बहुत ही कोमल, बहुत ही पोलाइट थे, तो जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह पनिशमेंट देते देखा तो ही गॉट वेरी वेरी एंग्री। शायद वह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए और उन्हें बहुत क्रोध आया कि आप इस तरह से बच्चों को कैसे पनिश कर सकते हैं। बहुत उत्तेजित हो गए थे और बहुत उन्हें गुस्सा आया कि आप इस तरह से सज़ा नहीं दे सकते। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class like that? The principal ने किससे पूछा? प्रीतम सर से। Stop it and wait once. हमें अंग्रेज़ी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेज़ी पढ़ाई शुरू हो जाती थी और 5th ग्रेड ऑनवर्ड्स उस समय गवर्नमेंट जो स्कूल हुआ करती थी वहाँ अंग्रेज़ी 5वीं कक्षा से पढ़ाई शुरू ही हुआ करती थी। इसलिए जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आया कि प्रिंसिपल ने क्या बोला प्रीतमचंद को। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा, क्या करते हैं, क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे और जो 7th-8th स्टैंडर्ड के बच्चे थे उन्होंने ट्रांसलेट कर सारे बच्चों को बताया कि आखिर प्रिंसिपल ने प्रीतमचंद सर को क्या कहा। फिर जब प्रीतमचंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबानी पर थी कि हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया।
और उन्हें अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। और इसके लिए आदेश को अप्रूवल के लिए वो जो हमारी जो रियासत की जो कैपिटल थी वहाँ उन्होंने नाभा भेज दिया। वहीं हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। मतलब इस तरह का कोई ऑर्डर होने पर उनका जो है वो ऑर्डर जो अप्रूव करने का वो ज़रूरी था। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने को न आते हमारी चेहरे मुरझाए रहते। और चूंकि प्रिंसिपल ने उन्हें निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, और जब तक कि उन्हें वहाँ से नाभा के जो डायरेक्टर थे जब तक उनका अप्रूवल नहीं आता तब से वो वापस से रिज्वाइन नहीं कर सकते थे। पर लेखक बोल रहे हम तो बच्चे थे, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो जैसे ही फारसी का पीरियड आता वो बहुत डर जाते, उन्हें लगता कि अब क्या होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रिंसिपल या कोई और उनके सब्स्टिट्यूट में कोई टीचर आता तब उन्हें थोड़ा रिलैक्स लगता। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर साहब नहीं आए। बहुत दिन हो गए, फिर पीटी सर नहीं आए। पता चला कि बाजार के एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वहीं आराम से रह रहे हैं। और वो एक दुकान के बीचों बीच एक छोटा सा घर था किराए पर, वहाँ वे रहा करते थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। और 7th 8th के जो बच्चे उन्हें इन सारे बच्चों को बताया कि मतलब ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी कि उन्हें निलंबित कर दिया है। वो बड़े आराम से वहाँ रहते, पहले की तरह ही आराम से पिंजड़े में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों को छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते थे। तो लेखक भी जब उन्हें पता चला कि उनके पास एक पिंजड़े में 2 तोता है और बहुत ही प्रेम से उनसे बातें करते हैं, बादाम जो आलमंड्स होता है उसको रात में भिगोकर उसे छीलकर वो उन तोतों को खिलाया करते थे। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। तो जो बड़े बड़े बच्चे थे उनके साथ लेखक भी अपने मित्रों के साथ एक बार वहाँ गया था और उन्होंने भी देखा था उनके पास क्या तोता है। परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था, जो प्रीतम सद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते। क्योंकि स्कूल प्रीमाइसेस में कभी भी बच्चों ने उन्हें स्कूल के आंगन में, स्कूल के अंदर हंसते हुए नहीं देखा था। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो सभी बच्चों के दिमाग में था कि इसी तरह के नेचर वाले, इसी तरह के प्रकृति वाले ये है। लेकिन जब पहली बार सभी बच्चों ने उन्हें उनके घर पर देखा कि कैसे वो तोतों से बात कर रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, उनको बादाम खिला रहे हैं, तो उन्हें उसी शख्स का एक दूसरा रूप नज़र आया जो बच्चों के लिए बहुत ही आश्चर्य करने वाला था। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भयना लगता था? और बच्चे थे तो लेखक को लगता था कि हमें उनकी आंखों से इतना डर लगता है, क्या तोतों को डर नहीं लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह से इन्हें अलौकिक ही मानते थे। क्योंकि ये बहुत इस बात का फ़र्क पड़ता है कि हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं, उसे किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो अगर जब वो प्यार से तोतों को देखते होंगे तो तोतों को क्यों ही उनसे डर लगेगा, है ना। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब वो स्कूल में रहते थे तो वो बहुत ही बच्चों के साथ सख्त हुआ करते थे, जिसके कारण बच्चे उनसे डरते थे। तो ये हमारा पाठ है बचपन के का जो अनुभव है, सपनों के से दिन। ये लेखक गुरुदयाल सिंह ने बहुत ही इसकी व्याख्या जो है बहुत ही मनभावन रूप से की है। कैसे वो बच्चे बचपन में खेलते थे, कैसे अपने नानी घर जाते थे, कैसे उन्हें स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती थी और क्या क्या उसके पीछे कारण था, उन्होंने सब कुछ लिख डाला। और अपने बचपन का, सभी बच्चों का बचपन जो है बहुत ही अनमोल होता है, लेकिन जब हम उस क्षण से गुजरते रहते हैं तो हमें उसकी अनमोलता, उसकी महत्व का पता नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। यहाँ पर हमने सारे प्रश्न उत्तर जो है आप देख सकते हैं। पहले हम इसके माइंड मैप को देख लें। लेखक ने बचपन के क्षण को बहुत महत्वपूर्ण बताया है बच्चों। यह इस पाठ में सपनों के से दिन, सही बात है, ये सपनों के ही तरह ये दिन जो है हमारे हाथों से निकल जाते हैं और फिर वो हमें केवल हमारे मेमोरी, हमारी स्मृति में ही याद रहते हैं। दोस्ती की जुबान हर धर्म जाति से ऊपर होती है। कैसे उन्होंने बताया कि उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में सभी अलग अलग जाति के लोग थे, लेकिन
बच्चे जो है आपस में बिल्कुल प्यार और भाव से कम्युनिकेट करते थे और सबको समझ में आ जाता था। पीटी सर कहे जाने वाले गुड्स कैसे बच्चों के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि जब वो बहुत स्ट्रिक्ट होने के बाद जब वो बच्चों को रिमार्क देते थे तो बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में मास्टर के द्वारा दिए जाने पर गृह कार्य यानी होमवर्क जो मिलता था और बच्चों के बाल मन पर उसका क्या असर होता था, ये सारी बातें उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ पर दे दिया है। जब आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने क्वेश्चन आंसर दे दिया है, आप अपने तरीके से भी प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं और इसमें वर्ड्स में आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड सेम ही लर्न करें। तो यहाँ पर मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट का क्वेश्चन है, पाठ है वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं। और यहाँ पर जो सेकंड लास्ट है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाता था, ठीक है। और आप उसे पूरा करने न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना क्या करता था। तो ये सारे प्रश्न जो है इसकी चर्चा हमने पाठ में की है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सपनों के से दिन का पूरा प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, माइंड मैप भी है और इसकी पूरी व्याख्या की है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।